8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। तो बिहार में 11 बजे तक 24.25% मतदान हुआ है। तो लगातार ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जहां 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज चंडीगढ़ में 25.03% मतदान हुआ है। हिमाचल में 11 बजे तक 31.92% मतदान हुआ है। झारखंड में 11 बजे तक 29.55% मतदान हुआ है। ओडिशा में 22.64% मतदान हुआ है और पंजाब में 11 बजे तक 23.91% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 28.02% मतदान 11 बजे तक। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए 28.10% मतदान। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और इन राज्यों से 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां हिमाचल की अगर बात की जाए तो 31.92% मतदान हुआ है। झारखंड में 29.55% मतदान हुआ है। तो चलिए 11 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पर पंजाब में 11 बजे तक 23.91%, उत्तर प्रदेश में 28.02% वोटिंग हुई है। उसी के साथ पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए 28.10% मतदान हुआ है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। इसी के साथ अब तक के क्या है आंकड़े इस वक्त आपकी टेलीविजन पर ये आप देख रहे हैं। और इसी के साथ देखिए चंडीगढ़ में 11 बजे तक 25.03%, हिमाचल में 31.92% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 57 सीटों के लिए मतदान जारी है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 10 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने वोट कास्ट किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वोट कास्ट किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, ये तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उन्होंने वोट कास्ट किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और निशिकांत दुबे बीजेपी प्रत्याशी, उन्होंने वोट कास्ट किया है। हरसिमरत कौर बादल ने वोट कास्ट किया है। तो वहीं देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं, जहां बिहार के राज्यपाल, तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी वोट कास्ट किया है। तो तस्वीरें खास हैं, जहां दिग्गज लगातार अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व है, जिसमें एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर तभी दिख सकती है जब हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और घरों से बाहर निकलेगा और अपने मत का प्रयोग करेगा। बिल्कुल, और ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें तमाम बड़े दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया है। लोकसभा चुनाव के 7वें यानी कि आखिरी चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं, जहां नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी पटना साहिब, कंगना रनौत बीजेपी प्रत्याशी मंडी से, प्रताप सारंगी बीजेपी प्रत्याशी बालासोर, रेखा पात्रा बीजेपी प्रत्याशी बशीरहाट, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी प्रत्याशी डायमंड हार्बर, तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम बिहार। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर वो तमाम बड़े दिग्गज जिनकी आज साख दाव पर लगी है। और इसी के साथ देखिए लगातार जो है तस्वीरें हम चेंज करते रह रहे हैं, ताकि आप ये देख सकें कि किन किन ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। देखिए लालू परिवार ने भी अपना वोट डाला है। मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक्टर हैं, उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया है। अनुराग ठाकुर देखिए हमीरपुर से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। संजय टंडन ने वोट डाला है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंडीगढ़ से। और इसी के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डाला है। और यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा का भी जो है उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। इसी के साथ ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं।
तो बेहद ही खास चरण है, क्योंकि आखिरी चरण भी है निशा, इसलिए भी और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि इसके बाद सभी को नतीजों का इंतजार रहेगा। और जिस तरीके से दिग्गज चेहरे मतदान के दिन पहुंचते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, अगर प्रत्याशियों का जिक्र किया जाए तो अनुराग ठाकुर देखिए पहुंचे हैं और किस तरीके से जोश में वो नजर आए और लगातार 2 बार जीतते रहे हैं, इस बार भी लगातार हैट्रिक बनाने की कोशिश में वो हैं। ऐसे में ये मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। तो लालू परिवार ने भी सपरिवार वोट डाला है क्योंकि मीसा भारती की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और इसी के तहत लगातार लालू परिवार भी क्योंकि बिहार में देखिए राजनीति कहीं ना कहीं लालू परिवार के ही इर्द गिर्द है। बिल्कुल। और ऐसे में लालू परिवार आज अपने मताधिकार का प्रयोग करता हुआ नजर आया। संजय टंडन ने भी वोट डाला है, चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी वोट डाला है। बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से देखिए आज एग्जिट पोल भी जो है, जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद एग्जिट पोल भी आ जाएंगे और देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। से पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी से प्रवक्ता मधु मंजरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदेश सचिव जेडीयू से राजेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा राजेश तिवारी जी आपके पास आते हुए माफ कीजिएगा, अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार जी, देखिए आखिरी चरण और आखिरी चरण के लिए वोट लगातार डाले जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? और ऐसे में कई दिग्गजों की साख जो है दांव पर लगी हुई है इस वक्त। देखिए बिहार में जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है जी, और 8 सीटों पर जनता जो भी मतदाता है वो मोदी के प्रति उनकी आस्था है। और जो सुबह से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है थोड़ा उपस्थिति कम है, वोटिंग गर्मी काफी है, 45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है, इस चलते है वोटिंग स्लो है। लेकिन महिलाएं काफी संख्या में बाहर निकल रही हैं और जो महिलाएं वोटिंग में ज्यादा निकल रही हैं उन सारे महिलाओं को कहीं ना कहीं एनडीए और मोदी सरकार पर आस्था है, वो आ रहे हैं। हम कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है, भरोसा है कि बिहार हमेशा देश के साथ जुड़कर चलना चाहा है, मोदी की नीतियों का समर्थन किया है और मोदी के प्रति आस्था है। हमारे यहाँ नागरिक अब नहीं चाहते हैं कि वो दौर फिर आए, जिस दौर बहुत अकल्पनीय दौर से बिहार गुजरा था, उस दौर की परिकल्पना नहीं करते हैं और जनता हमारे साथ है, वोट दे रहे हैं। और हमें विश्वास है कि अभी जो 8 चरणों का 8 कंस्टिट्यूंसी में लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है, इस 8 का 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में जाएगी। जिस तरह मतदाताओं में उत्साह है, मैंने अभी करीब 6-7 बूथ पर हमारे लोकेलिटी में है, मैं उन पर घूमा हूँ, लाइन में पीसफुल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जिस तरह विपक्ष ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, आरजेडी ने, इन लोगों ने जातीय उन्माद फैलाने का कोशिश किया। वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं झड़प हो जाए, उन्माद फैल जाए। जनता शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनता अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के फेवर में कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यानी आप लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं। ठीक है, मधु मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु जी, देखिए आपके पास आती हूँ क्योंकि आरजेडी पर सबसे ज्यादा बिहार में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी जब प्रचार प्रसार करते हैं तो भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जाता है। ऐसे में मीसा भारती भी मैदान में है, कैसा मुकाबला आप लोग समझ रहे हैं बिहार की इस 8 सीटों के लिए आखिरी चरण में? मीसा भारती जी, माफ कीजिएगा, मधु मंजरी जी शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, उसको प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, बिहार है, ये बिहार की जनता जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में भरोसा की है, क्योंकि बिहार में मात्र 17 महीने में जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम करके दिखाया है, यही कारण है कि बिहार में, पटना में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार बिहार आना पड़ रहा, बिहार में रोड शो करना पड़ा, क्योंकि बिहार की जनता अब समझ गई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार तो आते हैं लेकिन बिहार की बात नहीं करते हैं। बिहार आकर के भी वो
पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि जातीय अनुमान फैलाने की बात है, लेकिन बिहार में हमेशा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रोजगार की बात की, काम की बात की, पलायन रोकने की बात की, कैसे युवाओं को शिक्षा मिले, सरकारी अस्पतालों का व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, किसानों का जो समस्या उसका कैसे समाधान हो, इस पे हमेशा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बात किया और काम करने का काम किया है। और यही कारण है कि बिहार की जनता अब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में, आदरणीय राहुल जी में भरोसा रखती है। और अभी देखेंगे कि जो इन लोग बोल रहे हैं 400 पार और बिहार में 40 पार, तो बिहार की जनता इस बार इनको दिखाएगी कि बिहार की जनता इनको नकारेगी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यहाँ से बहुमत मिलेगा। और बिहार की जनता में जो जोश है, जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, लोग वोट करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो वोटर हैं, जो जा रहे हैं सुबह से उठ करके, इतनी गर्मी में भी वो जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और बिहार की जनता कहीं ना कहीं जब वोटिंग परसेंटेज कम रहा है तो मायूसी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लोगों को उम्मीद था कि बिहार के लिए कुछ करेंगे, स्पेशल पैकेज लाएंगे, बिहार में रोजगार लगाएंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि आज बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मान गई है कि 17 महीने में जो काम करके दिखाया उसके तर्ज पे जो है बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। चलिए ठीक है। अरविंद कुमार जी, अभी आपने अगर मधु जी को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि जनता ने जो उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई थी सब तोड़ दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बिहार की जनता इस बार बीजेपी को नकारने जा रही है। जरा जवाब दीजिए इसका। नहीं, मैं तो पूछता हूँ किनसे उम्मीद करी बिहार की जनता? उनसे नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली, उनसे जो चार्ज सीटेड है, उनसे जो बिहार का भविष्य गर्क में कर दिया। बिहार अपने समय में खनिज संपदा सारी चीजों से काफी उन्नत था, यहाँ भी इतनी पलायन हो रही थी। ये 90 का दशक के बाद से तेजस्वी के माता पिता के जवाब देंगे कि बिहार के किन स्थितियों में गए, जहाँ बेटियां नहीं, घर का बेटा भी 5 बजे शाम के बाद घर से नहीं उतरता था, उस राज की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। देखिए ठीक है, विपक्ष होनी चाहिए, लोगों का लोकतंत्र है, सबको लड़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन जनता में विश्वास तो पैदा करना पड़ेगा। अगर मोदी जैसा व्यक्ति जो आज देश नहीं विदेशों में भी भारत का एक अपना इमेज बना है, और बिहार में भी वो चाह रहे हैं कि जो पुरानी इमेज था उससे अलग हुआ था और अलग होते गया। 2005 में जब बिहार में हमारी सरकार बनी और केंद्र के साथ हमारी जब 14 में रहा, तो बिहार में देखिए विकास हुआ, और जितना विकास 5 से 10 में हमारे एनडीए के बिहार में सरकार थी, वही विकास दिख रहा है। रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। बिल्कुल, लेकिन तो देखिए कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब मोदी को आप गाली दीजिए, मोदी के प्रति जो आस्था है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आखिर ये जीत कर जाएंगे क्या? एक आध दो संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, ये 2019 में भी यही कहते थे, क्या बात थी, जनता नकार दिया, एक सीट खाता भी नहीं खुला। तो आज भी जनता का भरोसा है, जनता चाहती है अमन, जनता चाहती है आत्मविश्वास के साथ लबरेज है, अच्छी बात है। लेकिन अरविंद जी, बिहार की तस्वीर जो है ज्यों की त्यों ही नजर आती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बिहार में विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है, चाहे फिर वो शराब का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो। और इसीलिए सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर बिहार में तख्ता पलट तो होते रहते हैं, लेकिन आखिर विकास की बात कौन करेगा, विकास कौन करेगा? ठीक है, मधु जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप लोग के अगर देखा जाए तो अनफेवरेबल भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि खासतौर से नीतीश कुमार आप लोग के पाले से हटकर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसी के साथ आप लोग के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामला हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा खुद प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के बावजूद आपको लगता है कि बिहार में जो एक दबदबा आप लोग का किसी समय में रहा था वो कायम रख पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, जैसे देखिए बिहार की जो जनता है, कहीं ना कहीं अगर आप ये बोलते हैं कि बिहार में 40 में से 39 सीट बिहार ने देने का काम किया, ये बिल्कुल मैं इससे एग्री हूँ कि बिहार ने दिया, और बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो मान रही थी। और उस समय का समीकरण अलग था, पुलवामा कांड हुआ, लोगों से देश के नाम पे वोट मांगा गया, उस तरह का माहौल अलग था। लेकिन बिहार की जनता लगातार देख रही है कि बिहार में कोरोना आया,
कोरोना जैसे उस समय महामारी में पता चल गया कि बिहार के लोग बिहार आने के लिए किस तरह तरस गए थे, बिहार के लोग कितने पलायन जो रुका नहीं। अब उस समय तो पूरा क्लियर हो गया कि बिहार के कितने लोग जो है मजदूर जो है बाहर गए। मजदूर बिहार को एक मजदूरों की फैक्ट्री, मजदूर उत्पादन का जगह बना दिया गया है। बिल्कुल यही तो मजबूरी है कि आखिर उन्हें काम धंधे के लिए क्यों दूसरे शहरों पर निर्भर होना पड़ता है। मधु जी आपने वही बात कर दी, कहीं ना कहीं यही मेरा सवाल था विकास को लेकर। तो बात करते हैं, बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की तहत। आपके भी सरकार आज है तो आपका भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी सरकार जाएगी तो आपका भी भ्रष्टाचार उसका जवाब दीजिए ना। मधु जी देखिए आपने जो जवाब दिया है ना, मधु जी सुनिए तो जरा। अब ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा। अब आज देखिए इसके बाद सीधा नतीजों की ही बारी है, वो क्लियर हो जाएगा। जरा सुन लीजिए मधु जी। क्या उस पर आपको बात करने का मन नहीं करता? क्या मुजफ्फरपुर की बालिका गृह कांड की बात आप करेंगे? वो आपके सरकार में हुआ। लेकिन मेरे सवाल का तो आप जवाब देंगे ना, मैं आपको पर्याप्त मौका दे रही हूँ। बात करेंगे आप मधु जी मेरे सवाल का तो आपने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा सवाल ही ये है कि आखिर क्या वजह हो गई कि मजदूरों को बिहार से पलायन करना पड़ता है। आपने कहा कि बिहार हर कोई वापस लौटना चाहता है, भाई जब नौकरी पेशे के लिए दिल्ली जैसी जगहों पर वो लोग आए हैं पलायन करके, तो हर कोई वापस लौटना चाहता है। लेकिन वो विकास की तस्वीर, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा शासन किया है, बावजूद इसके जो तस्वीर सामने आई है, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है? एकदम बिल्कुल बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन मैं बताऊंगी कि हमने लंबा शासन किया, लेकिन उस समय बिहार का परिसीमन क्या था, बिहार कहाँ था। उसके बाद उससे कहीं लंबा शासन अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, जो एनडीए गठबंधन में है। तो क्या उस समय की बात करके ये बिहार की जनता को बरगला सकते हैं? 19 साल हो गया, 19 साल से आपकी सरकार है, आप लगातार सरकार में बने हुए हैं, और आपने बिहार के लिए क्या किया? क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वादा करते हैं, क्या एक भी फैक्ट्रियां यहाँ लगी? एक्सप्रेसवे से बिहार को जोड़ा गया। बिहार में युवाओं के लिए क्या किया गया, शिक्षा के लिए क्या किया? चलिए ठीक है मधु जी, चलिए ठीक है, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। राजेश तिवारी प्रदेश सचिव जेडीयू से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश जी देखिए 8 सीटों पर जो है वोटिंग चल रही है बिहार में, कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग? एकदम 100% कॉन्फिडेंट है कि हम लोग को जो 2019 में एक सीट कमी रह गई थी वो इस बार पूरा हो जाएगी। और हम लोग को जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और रुझान मिल रहा है, उसके अनुसार से हम लोग निश्चित रूप से जो है हम लोग 40 में 40 बिहार से हम लोग मोदी जी के झोली में हम लोग डालेंगे। ठीक है, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, नीतीश कुमार को भी अपने पाले में कर लिया है, खुशी तो जाहिर हो ही रही है आपकी राजेश जी। ठीक है, और साथ में भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये और ज्यादा मुकाबले को खास बना रहा है। ठीक है अरविंद कुमार जी, एक मिनट मैम, और जो ये राजद के बोल रही थी, विकास पर बात कर रही थी और कोरोना के समय की बात कर रही थी, शायद उस समय ये आरजेडी में नहीं थी इसलिए इनको याद नहीं होगा। कोरोना काल में तेजस्वी यादव जी इनके युवराज कहाँ थे? पटना में थे, बिहार में थे। ये तो कहिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो 6 महीना में खोज कर निकाला, ये दिल्ली में अभी जो ससुराल हुआ है वहाँ पर ये उधर उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी को कोरोना के बाद ये लोग बात बोलते हैं। मधु जी एक मिनट, उंगली नहीं उठा सकते हैं, सरकार आपकी थी, काम आपका, सरकार आपकी थी तो विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है मैम। सिर्फ यही नहीं कि आप आरोप प्रत्यारोप खेलते रहे, कई आपके नागरिक होने के नाते भी जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार भले ही उनकी थी, लेकिन जब सोनू सूद जैसे जो एक आम इंसान है वो इतना कुछ कर सकते हैं तो विपक्ष क्यों नहीं कर सकता? खाना का व्यवस्था किया था, पूरा खाना का व्यवस्था करके लंगर लगाया। चलिए ठीक है, कोरोना से बाहर निकलिए जरा। खाना दिया जाए, बिहार में शूट कर रहा था, उस समय कहाँ थे वो? ठीक है, अब आज के दिन तो वाद विवाद पे मत ही उलझिए, क्योंकि अब नतीजों का दिन है, चुनाव का दिन है, राजनीति पर बात कर रहे हैं। अरविंद कुमार जी सीधा आपके पास आती हूँ। अरविंद कुमार जी ठीक है लौटूंगी आपके पास। राजेश जी, अरविंद जी देखिए मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखिए पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आप लोग की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं, और कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो उनकी अहम भूमिका रही है इसका जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। तमाम जो स्टार प्रचारक आए उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। क्या बिहार की राजनीति में इसका भी प्रभाव आप समझ रहे हैं?
देखिए, सकारात्मक कार्यों का तो प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग जी। जो रहते हैं नकारात्मक रहते हैं, हम्म। कुछ मंदाता रहते हैं जो बिल्कुल उस तरह के लोग हैं जो आज भी चाहते हैं बिहार में कि जंगल राज आ जाए, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया का राज हो। और उससे इतर एक सामान्य जनता है जो चाहती है। राम मंदिर की कितना बड़ा मुद्दा था, कितने लोग मारे गए थे, कितने दिनों से इन्होंने मुद्दा बना के रखा था। आज देखिए कितने सौहार्द तरीके से हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं हुई, दोनों पक्षों ने मिलकर मंदिर का निर्माण करा दिया। 67,000 से ऊपर लोग कश्मीर में मारे गए थे। कश्मीर की समस्या किसने बना के रखी थी? 60 साल 65 साल की सरकार इनकी थी। अगर इन्होंने नारा दिया था कि गरीबी दूर करेंगे, तो गरीबी दूर करते तो भारतीय जनता पार्टी को कभी नौबत ही नहीं आती कि वो सत्ता में इंडिया। तो आप गरीबी दूर किए, आज आप डाका देते हैं। तो एक पढ़ा बुद्धिजीवी समाज हो गया जो कल नहीं पढ़ता था, कि रिक्शा चलाता है, उसका बेटा भी आज पढ़ा लिखा है, वो भी समझता है कि हमारा भविष्य कहाँ है। अब वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया बने, इनकाउंटर में मारा जाए, इस रास्ते पर जाए। तो निश्चित तौर से एक विश्वास जगी है। 2005 के बाद से बिहार में विकास हुआ है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है वह कि आज जो मंजरी जी चैनल पर बैठ के इस तरह बोल रही है, शायद 15-20 साल पहले इस तरह की बोली नहीं थी। शाम होता था, अगर घर में बच्चे बाहर हैं, चलिए ठीक है मधु जी, आ रही हूँ आप ही के पास, आ रही हूँ, 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए ये प्लीज। विकास हुआ है और इसके आधार पर मुझे ये विश्वास है कि बिहार की जनता हमें जो पिछले बार 39 सीटें दी थी उनसे कम नहीं देगी। 39 पर विश्वास मधु है। जी आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। मैम लेकिन 1 मिनट भारतीय जनता कंप्लीट कर पार्टी लेने झोली में दीजिए जाएगी, प्लीज। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। वो अब तो आज अंतिम है। अब 2-3 घंटे की बात है जब चुनाव मतदान का समय खत्म हो जाएगा। और अभी भी हमें विश्वास है कि जनता केंद्र के साथ डबल इंजन सरकार बनाने के लिए 40 सीट पर हमें अपना आशीर्वाद। चलिए ठीक है, ये 4 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और जिस तरीके से भी आप व्यवस्था की बात कर रही थी मधु जी कि हमने ये व्यवस्था की, वो व्यवस्था की कोरोना काल में, आपने क्या व्यवस्था की, ये 4 जून को जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तब पता चल जाएगा। इसी के साथ एक बयान याद आ रहा है इस वक्त मुझे तेजस्वी यादव का कि पप्पू यादव, आपको अगर पता होगा तो पप्पू यादव को लेकर भी खासी सियासत गरमाई हुई थी पूर्णिया सीट पर। तो देखिए पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, तब भी एनडीए को वोट कर दीजिए। याद आ रहा है वो बयान आपका मधु जी? देखिए, सबसे पहली बात है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है लगातार वो चाहते हैं कि बिहार में अब जो है अच्छे लोग आए, अच्छे चेहरा आए, उसी को लेकर के वहां से बीमा भारती जी को लड़ाया गया था। लेकिन पप्पू यादव जी कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं कि वह पूर्णिया के लिए उन्होंने किया नहीं। अभी इलेक्शन लड़ने के लिए पूर्णिया में वो गए, पहले पूर्णिया में थे वो लगातार। अगर पप्पू यादव जी का इतना ही था कि वो इतना बिहार में बहुत काम कर चुके थे तो वो कांग्रेस का सीट गया था पटना साहिब। वो चाहते थे पप्पू यादव जी उतना ही जब काम कर रहे थे, बिहार के वो नेता हैं, तो पटना साहिब भी वो आकर लड़ सकते थे। अच्छा ये बताइए, एनडीए का नाम वो आया, तो खुद का नाम क्यों नहीं आया मुंह से? आप पप्पू यादव को मत दीजिए, आप एनडीए को कर दीजिए वोट। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जब कोई भी अलायंस होता है और अलायंस के गठबंधन में कोई भी नेता खड़ा होता है, कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है और आप वहां वोट काटने के लिए निर्दलीय आ जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पार्टी के साथ गद्दारी है। तो पप्पू यादव जी ने महागठबंधन के साथ गद्दारी किया। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लगातार, क्योंकि बिहार का काफी ज्यादा किरदार रहता है कहीं ना कहीं देश की राजनीति में। ऐसे में इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, बिहार की जो जनता है और लगातार बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है काम कर रहे हैं। 17 महीनों की जो हमारी सरकार रही उसमें या तो अस्पताल की व्यवस्था हो, या तो नौकरी देने की बात हो, या तो शिक्षा पे बात करने की बात हो, या तो जीविका दीदी हो, ममता दीदी हो, जो भी रसोईया हो, सबके लिए काम किया गया। और बिहार की जनता अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी में भरोसा कर रही है और बिहार की जनता कह रही है कि तेजस्वी है
तो संभव है कि नौकरी मिल सकता है, तेजस्वी है तो संभव है कि किसानों की व्यवस्था सही हो सकता है। और लगातार जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि बिहार की जनता अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी में, महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में भरोसा कर रही है और भरोसा करके वोट कर रही है। ठीक है, ठीक है, इतने ज़्यादा आत्मविश्वास से आप लोग लबरेज हैं। लेकिन मधु जी, जब मीसा भारती कहती हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पीएम मोदी और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन सभी को जेल में डलवा दिया जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, क्या बिहार की जनता इतनी मासूम भोली लगती है क्या आप लोगों को? नहीं, ये तो बात देखिए मीसा भारती की बात नहीं है। जिस तरह से आप जितने घोटाले देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, और जितने जो हमारे मतलब जो लोग कर्जा लेकर के जो देश से बाहर चले गए, और इनको एक बात बताइए, पटना से दिल्ली जाने में इतना ज्यादा मतलब चेक इन होता है, ये होता है, और हमारे देश के जो लोग हैं पैसा लेकर के भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं, किनके जरिए ये भाग गए? इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत इन्होंने इतना घोटाला किया, और जो भी विपक्ष में है उसमें सीबीआई, ईडी और ये सब डरा धमका करके जो काम किया जा रहा है, और जो आदरणीय केजरीवाल जी जो है, थोड़ी सी हास्यात्मक बात इसलिए हो जाती है क्योंकि चंदा सभी पार्टियों ने लिया है और उसकी लिस्ट मैंने खुद देखी है। ठीक है, राजेश तिवारी जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुकाबला बिहार का जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो सिमटा ही है, साथ ही साथ राम मंदिर का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और क्योंकि लगातार ये समझा जा रहा है कि सांसद चुनने का तो चुनाव है ही, लेकिन प्रधानमंत्री चुनना है, तो इससे ज्यादा कई ऊपर जाकर वाइड पर्सपेक्टिव से देखना होगा, और उसको लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव 200 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, आप लोग अपना ये मुकाबला किन आधार पर ये समझ रहे हैं कि मजबूत है? देखिए कोई मुकाबला है ही नहीं है। मुकाबला ये लोग जब इंडिया गठबंधन के लोग जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ये कहीं इशू ही नहीं रहता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के जनक हैं, ये भ्रष्टाचार के पोषक हैं। इन लोग का अपना ही इस तरह से। अब तेजस्वी यादव जो 1.5 साल के उम्र में, मैडम अभी हम लोग का इतना उम्र हुआ है, आज तक करोड़पति बने या न बने कमाई, वो 1.5 साल की उम्र में पहला ऐसा शख्स है जो करोड़पति बन गए थे। अभी मैडम ये बता रही थी मंजरी जी कि पप्पू यादव क्या क्राइम अच्छे, अरे पप्पू यादव तो अपने मेहनत के बल पर, इनका सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से लड़ रहे हैं, वो क्या अहिंसा के पुजारी है, क्या वो महात्मा गांधी के भक्त है? अरे ये लोग भ्रष्टाचार के जनक है, ये लोग का कोई विकास की बात नहीं है। और मैडम 543 पर चुनाव हो रहा है, मधु जी देखिए कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप सबके बीच में बोल रही हैं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी गर्मा बना कर रखिए मधु जी, एक एक कर बोलेंगे। बिहार किस तरह से बर्बादी के कागार में बनी हुई है। ठीक है, देखिए ये मंच नहीं है जो भाषण के लिए मंच नहीं है, प्लीज मैं सबको मौका दे रही हूँ, बराबर से हम लोग पूछ रहे हैं तो एक एक करके बोलते हैं। इनका तभी से झूठ हम लोग सुन रहे थे, कहीं कोई सच्चाई से नहीं था, लेकिन कभी भी हम इंटरफेयर नहीं किए, लेकिन सच बोलते हुए इन लोग को मिर्ची लगे। इन लोग का ये है ना, सलमान खान का फिल्म का डायलॉग है कि हमको जो है थप्पड़ से डर नहीं लगता है, वही हाल इनका। इन लोगों का मछली मीट खाने से डर नहीं लगता, खुलेआम कैमरा के सामने दिखाते हैं, लेकिन इन लोग का मेडिटेशन अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो इन लोग का बहुत डर लगता है। ठीक है, चलिए मधु जी इसका जवाब दे दीजिए। जब मटन बनाते हुए खाते हुए आप लोग वीडियो डाल सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के मेडिटेशन से कैसी दिक्कत? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर अरविंद जी का रुख करना है। सबसे पहली बात कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वीडियो मैंने भी देखा है प्रधानमंत्री जी का मेडिटेशन का। आप बताइए कि जहाँ आदमी जाता है शांति के लिए, जहाँ मौन व्रत रखने के लिए जा रहा है, वहाँ कैमरा की क्या जरूरत है? और कैमरा भी इस क्वालिटी की, जैसे फिल्म का शूटिंग होता है उस लेवल का शूटिंग के लिए भाई साहब बोल लेने दीजिए, शूटिंग के लेवल का। ठीक है राजेश जी ये क्या है? राजेश जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक है कि मीडिया उनसे पीछे रहे और मीडिया बने रहे, और अभी समय है नहीं, वो तो कर नहीं सकता है। ये 4 दिन वो जाकर के मीडिया में बने रहने का जो ठीक है राजेश जी रुक जाइए, अब आपने सवाल किया है तो सुनिए भी। मेडिटेशन के लिए जाता है तो राजेश जी सुनिए, अब आपके सवाल का जवाब वो दे रही है, धैर्य से सुनिए। हाई क्वालिटी वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने का शूट हो रहा है, ऐसा। ठीक है देखिए चर्चा को भी मछली बाजार मत बनाइए प्लीज। ठीक है राजेश जी एक एक करके बोलेंगे। मधु जी का मैं जवाब ही नहीं सुन पाई, ऐसे बीच में मत आप लोग इंटरप्ट कीजिए। जी मधु जी।
मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप मौन व्रत रख रहे हैं, तो मीडिया की वहाँ क्या जरूरत है? वहाँ शूटिंग की क्या जरूरत है? मैंने भी वीडियो देखा और आप लोगों ने नवरात्र भी में देखा आप लोग है। मटन खा रहे हैं तो उसके वीडियो की क्या जरूरत है? नहीं, ये भी सवाल उठता है देखिए, फिर। वो वहाँ पे कोई मौन व्रत करने के लिए, कोई पूजा पाठ करने के तो लिए, या नवरात्र कोई में मटन meditation खाते हुए करने जा वीडियो रहे हैं। बनाएंगे। और ये जो high इंस्टिगेट quality करने की food राजनीति होती है ना, आप लोग इतनी इसको high समझ पाते हैं quality क्या? का shooting है, वो मधु जी, मधु जी, ऐसा क्यों होता है कि बार बार एक विशेष धर्म को लेकर आप लोग बार बार पोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं? ये राजनीति कब तक चलेगी? वो मछली खाते हैं या मटन खाते हैं तो इसका पूरा वीडियो बनाएंगे, वो भी नवरात्र में। क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग इससे? नवरात्र चल रहे हैं और अगर किसी धर्म की आस्था है उस पर, तो आप लोग क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष होने के नाते भी आप लोग बड़ी भूमिका में हैं, बड़े पद पर हैं, तो इस तरीके का रवैया क्या शोभा देता है? और इसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं। देखिए, मछली जो है हमारे धर्म में बहुत सारे लोगों में मछली को शुभ माना गया है, और किसी भी शुभ काम के जाने पर मैम, आपको कोई लोग नहीं रोकता, मछली आप कुछ खाते भी हैं। खाइए, अपने घर में अभी- कुछ भी अभी बनाइए। बंगाली लोग नवरात्र देखिए, चल रहे हर हैं पूजा और पाठ में नवरात्र में भी मछली अगर का आप इस्तेमाल खाते हैं तो करते भाई हैं। आप अपना ध्यान हमारे रखिए, लेकिन यहाँ उसकी बकरा वीडियो क्यों काटने बनानी का है? भी बहुत जगह प्रचलन है। ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा में भी बलि का प्रचलन है, तो भी हमारे हिंदू धर्म के है। तो आपको इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर आप नहीं मानते तो मैं नहीं मानूं, ये बात नहीं हो सकता है। हमारे धर्म में मछली को उन्होंने कैमरा शुभ लगाया माना तो वो जाता है, गलत, तो भी आपने शुभ कैमरा काम लगाया करने तो वाले बहुत खाते सही। हैं। मधु जी, उन्होंने कैमरा लगाया तो गलत, आपने लगाया तो बहुत सही। और आप भी बहुत अच्छी नहीं। तरीके से जानती हैं देखिए, जो वो देखिए, मछली एक बात खाने का बताइए। वीडियो आया था वो किस समुदाय को खुश करने के लिए था, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं, जानती हैं। एक- चलिए एक ठीक बात है, बताइए। अरविंद कुमार जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए। अब बताइए। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अब बीच में नहीं। अरविंद कुमार जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि तेजस्वी है तो संभव है, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से मेडिटेशन कर रहे थे तो इसे नाटक बता रहे तेजस्वी यादव। आज बयान आया है उनका, जवाब दीजिए। देखिए, दो तीन बातें हैं, अपनी अपनी सोच है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखे ही मूर्ति तैसी। हमारे हिंदू धर्म में निश्चित तौर से नवरात्रा में वर्जित रहता है। और देखिए, किसी बात को कह के जबरदस्ती जस्टिफाई कर देना और ये कहना कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, यही कारण तो है कि कांग्रेस आज कांग्रेस बन गई, आरजेडी आज बन गई। एक सीट किसी तरह 19 में आया था, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जनता की क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री है देश के, वो कोई एक नीचे तबके का रोड पर बैठने वाला मजदूर नहीं है। प्रधानमंत्री देश देखना चाहता है, और इतने काम करने के बाद भी अगर मेडिटेशन में जाते हैं तो एक देखिए, ये घर का अगर मुखिया क्या कर रहा है, अगर अच्छे कार्यों में लिप्त है और पूरा घर का अगर परिवार देखता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। इसलिए ये बहुत डिबेट के विषय हमें नहीं लगता है। अब उनको हर चीज में खोट अगर नजर आता है तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन दो चीजें होती है, एक है जो रोटी बेलता है, दूसरा है रोटी खाता है, और एक वैसे लोग भी है, न बेलता है न खाता है, रोटी से खेलता है। ये लोग रोटी से खेलने वाले हैं, ये व्यवसायी है। इनकी पूरी जो कुनवा है ना, वो राजनीति नहीं है, राजनीति सेवा की भावना नहीं है, व्यवसाय है। अगर राजनीति बंद हो जाएगी तो इनकी क्या स्थिति होगी? जैसे जल बिन मछली रहता है वो हो जाएंगे। सब जगह से फेल हो गए, क्रिकेट में गए वहां फेल हो गए, पढ़ने में 9वीं तो नहीं पास कर गए, क्या विजन होगा? चाइना देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, आज वहाँ एवरीवन इज टेक्नोक्रेट, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पदों पर है टेक्नोक्रेट। आप लोग जितने भी मीडिया में देखिए, पढ़े लिखे लोग आते हैं। और लोकतंत्र की यही एक चीज है जिसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी। लंबा डिबेट है, मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन तेजस्वी जी और इनकी जो कुनवा है, तेज प्रताप जी देख रहे थे, अब इनका नॉमिनेशन हो रहा था जिस दिन, स्टेज पर कार्यकर्ता को फैट चला रहे थे, मार रहे थे। यही तो इनकी संस्कृति है, तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है, अभी तक कोई अप्रिय घटना बिहार में नहीं आई है, और हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा हर जगह सेंटर खुला हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट आने की हमें आशा है। सभी की नजरें इसी बात पर है कि आज मतदान के बाद परिणाम क्या होते हैं, और लगातार दिलचस्प ये भी देखना रहेगा कि बिहार में अब इस बार किसकी हवा चलती है, क्योंकि काफी ज्यादा समीकरण बनते हुए भी नजर आए हैं, बिगड़ते हुए भी नजर आए हैं। ठीक है मधु मंजरी जी, देखिए कहीं ना कहीं आरजेडी पर लगातार इसका भी आरोप लगता है कि ठीक है, इससे पहले कि मधु जी का रुख करें, 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। बड़ी खबर
बिहार में 1 बजे तक 35.65% मतदान, चंडीगढ़ में 40.14% मतदान हुआ 1 बजे तक, हिमाचल में 48.63% मतदान हुआ है, तो झारखंड में 46.80% मतदान हुआ है 1 बजे तक, उड़ीसा में 1 बजे तक 37.64% मतदान हुआ है, पंजाब में 37.80% मतदान सामने आया है, तो उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.31% मतदान हुआ है, पश्चिम बंगाल में 45.07% मतदान। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और देखिए यूपी में 13 सीटों पर मतदान जारी है। इसी के बीच 1 बजे का आंकड़ा यूपी का आपको बता रहे, बलिया में 38.04%, बांसगांव में 37.74% मतदान हुआ। इसी के साथ चंदौली की अगर बात करी जाए, देखिए 42.17% मतदान हुआ है, देवरिया में 39.44% मतदान हुआ है, गाजीपुर में 38.75% वोटिंग हुई है। उसी की अगर बात करी जाए तो 38.30% मतदान हुआ है। इसी के साथ गोरखपुर में 37.39% मतदान हुआ है, कुशीनगर में 40.42% मतदान हुआ है, महाराजगंज में 42.29% मतदान हुआ है। मिर्जापुर की अगर बात करें तो देखिए 41.55% मतदान हुआ है, रॉबर्ट्सगंज में भी जो है ये आंकड़ा सामने आ चुका है। इन सारी बातों का जवाब यानी इस बार मुद्दा वर्सेज मोदी है। मुद्दे बहुत हावी हैं और मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के पास है, हमारे रूलिंग पार्टी के पास सिवाय गपोड़ शंखी के और सिवाय ऐसी वैसी बातों का मुद्दों से ध्यान भटकाने की कला है उनके पास, जबकि हकीकत ये है कि मुद्दे विपक्ष के पास हैं और विपक्ष के मुद्दों के साथ आज देश की जनता और खासकर युवा पीढ़ी, यंगर जनरेशन, बेरोजगारी की मार हो कि महंगाई की मार हो, ये सब आज ऑपोजिशन के साथ है। मोदी अभी भी मेडिटेशन में बैठे हुए हैं सर, क्या कहेंगे? वो मैंने कहा वो मेडिटेशन नहीं है, दरअसल वो मीडिया अटेंशन है। वो मीडिया अटेंशन के लिए प्रचार का एक आखिरी हिस्सा, आखिरी कह सकते हैं कुछ लोगों के शब्दों में आखिरी हथकंडा है जिसे अपनाया गया। लेकिन अब जो भी करें, अब तो चुनाव हो चुका और सामने आप देख रहे हैं 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, इसलिए अब कह सकते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अब जो भी कर लें आप, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है सर दिल्ली में। देखिए टीएमसी की तरफ से प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुद्दा वर्सेस मोदी है और वो कह रहे हैं कि ये सब जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चर्चा में वापस लौटे। मधु जी आपके पास आ रही थी, और क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन इसी के साथ परिवारवाद का मुद्दा आप लोग पर आरोप लगता है, चाहे आपके बेटे हैं, बेटियां हो या फिर अब तो भतीजे हो, तो आखिर कैसा ये मुकाबला आप लोग समझेंगे और किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि बार बार इसका आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। देखिए, सबसे पहली बात है कि परिवारवाद की जब बात हम करते हैं तो परिवारवाद की बात जब करते हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की टीम जो है और खासकर बिहार की जो टीम है, इनके जो अलायंस है, कहाँ परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद की लंबा लिस्ट लेके बैठेंगे ना तो पूरे देश में जितने परिवारों को मतलब टिकट दिया है, परिवार के लोगों को जो जोड़ा है, तो आज नहीं घंटा लग जाएगा इनकी पूरी लिस्ट को दिखाने में कि इनके यहाँ क्या क्या परिवारवाद है। इनका अलायंस में ही देख लीजिए, कहीं जीजा साला है, भाई भतीजा है, जो भी है सब चीज है। इनकी पार्टी में भी इनके देखिए, इनके ही उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी रही हैं, यहाँ के जो विधायक हैं उनके पिताजी के नाम पे बीजेपी में है परिवारवाद, इसीलिए आप लोग भी परिवारवाद की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे क्या? बीजेपी में परिवारवाद है, इस वजह से आप लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? मैंने तो ये सवाल किया था कि परिवारवाद पर आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले लोग परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद हम हमेशा लड़ाई का, हम हमेशा बात करते हैं पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, कार्रवाई की, सुनवाई की और कृषि की, किसानों की बात करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं बिहार में प्रगति की, बिहार का कैसे उत्थान होगा, बिहार के लोग कैसे, मतलब बिहार में कैसे रोजगार का सृजन हो। ठीक है राजेश जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपके इस जवाब पर। राजेश जी, मुस्कुराने के पीछे वजह क्या है आपकी? हो रहा है
उसके बाद फिर कार्रवाई भी हो रहा है, जेल पे जा रहा है, लोग बेल पर रह रहा है, तो कार्रवाई और सुनवाई के एग्जाम्पल सुने। दूसरी बात है मैडम की, आप जो परिवारवाद कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद का जो उदाहरण दे रही हैं कि उनके लड़के उनको, वो नहीं होता है। परिवारवाद ये होता है कि इनके परिवारवाद हम दिखा रहे हैं कि वही असल परिवार है। 2017 में उप मुख्यमंत्री जब नीतीश जी के साथ आए तो तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री बने, और 2022 में जब 23 में जब इनकी सरकार फिर से यहाँ हुआ तो फिर ये उप मुख्यमंत्री कौन बना? तेजस्वी यादव। लेकिन जो बोल रहे हैं भाजपा की ओर से, तो उस समय उप मुख्यमंत्री कौन बना था? दूसरा कोई तारकिशोर प्रसाद बने थे, रेणु देवी। और इस बार क्यों कौन बना? फिर चेंज हो गए। कौन अगला बार बनेगा कोई नहीं, लेकिन राजद की ओर से फिक्स है। हाँ। क्योंकि वो परिवारवाद है। लेकिन ये बीजेपी की ओर से नहीं, उदाहरण देकर हम बताएं कि इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री कौन कौन बना था जब सत्ता का मिला था। देखिए राजद का कोई बात नहीं है। देखिए ये लोग सिर्फ परिवार की बात, आप 543 पर मैडम चुनाव हो रहा है ना, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो एक बार भी हारा हो, दूसरा बार हारा हो, तीसरा बार उसको मौका मिला है। वो है तो इनके परिवार के राजकुमारी को मिला है। देखिए पाटलिपुत्रा से मीसा 14 में हारी, 19 में हारी, फिर 23 में हारी। चलिए राजेश, ठीक है, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन अरविंद जी का एक बार मैं रुक जरूर करूंगी। अरविंद जी, आप शायद कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। शायद आप शत्रुघ्न सिन्हा का जो अभी कमेंट आया था उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं। मीडिया टेंशन, मेडिटेशन पर जो भी बात कही थी उन्होंने, शायद उस पर आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल नहीं, मेडिटेशन तो लास्ट उनका वर्षन था, उसके पहले वो कह रहे थे। मैं शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत करीब से जानता हूँ और हमारे पास ही रहते हैं, घर भी है पटना में। और कितना भारतीय जनता पार्टी ने इस आदमी को दिया है, हर्ष से लेकर राजनीति में जब आए तो हर्ष से लेकर और कपड़ों तक इनको पहुंचाया, केंद्र में मंत्री बनाया। और इस तरह के नमक हराम आदमी अगर इस भाषा की मर्यादा को बना के रखिए प्लीज अरविंद जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहता है। जिसकी नमक खाए हैं शरीयत रखना चाहिए हमारे संस्कार में। तो चलिए ये उनकी सोच है। उन्होंने कहा मेडिटेशन पर वो कह रहे थे कि कैमरा मैन, अरे कैमरे के सामने ही आकर आज आप कैमरा जो दिखाया है तो आप हीरो बने हैं, खलनायक बने हैं, जो भी बने हैं। तो दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने के पहले आपको देखना चाहिए। आप ऊपर आसमान में थूकिएगा तो सर पे पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी और पटना और बिहार के लोगों ने जितना मान सम्मान देकर जिता कर और इनकी हालत वो हो गई कि इनके बेटे जब खड़े हुए पटना से, अपनी जमानत जब्त हो गई पिछले बार। तो देखिए, जो आप ठीक है कुछ दिन झांसे में रख सकते हैं जनता को, हमेशा के लिए नहीं रख सकते। अगर मोदी 14 से आए हैं तो 19 में भी उनको प्रचंड बहुमत मिला, तो जनता ऐसे ही नहीं देगा। हम कहते हैं कि आखिर कांग्रेस इतने साल तक 65 साल तक देश में राज किया, क्या कारण थी कि जनता छोड़ चली गई? क्या भारतीय जनता पार्टी परचेज कर ली? भारतीय जनता पार्टी को घर के आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है, कुछ रिएक्ट करना चाहती है मधु जी आप ही की बात पर। एक मिनट अरविंद जी, कुछ रिएक्ट करना चाहती हैं। अगर आत्मचिंतन नहीं होगा तो देश विकास के रास्ते पे नहीं जाएगा। चलिए ठीक है मधु जी। विपक्ष से भी कहते हैं कि सकारात्मक। सबसे पहली बात कि जो हमारे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब जो बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। मैंने बोल दिया प्लीज, एक मिनट आप एक छोटे छोटे टॉपिक्स लेके मत आइए प्लीज। उस पर मैंने पहले ही बोल दिया। नहीं, आप डिक्शनरी पढ़ लीजिए। नमक का शरीयत देना ये मुहावरा है। जो नमक का शरीयत नहीं रखता है उसको अब आप बढ़ावा मत कीजिए प्लीज। गाली नहीं है अरविंद जी, आप मंजरी जी समझाइए नहीं। अरविंद जी प्लीज। सारे दूध के धुले हो गए, और जब आपके यहाँ से कोई गया तो वो गलत हो जाता है। जब आपके यहाँ था तो वो गलत था, तो आज भी गलत है। तो उस समय भी आपके गलत लोग को रखे हुए थे आप, और नहीं तो आपके यहाँ जो बाहर से जाते हैं लोग, वो सब सारे दूध के धुले हो जाते हैं। तो भाई साहब थोड़ा अपने अंदर, जहाँ परिवारवाद की बात करते हैं तो बताइएगा जय शाह जी क्या है, उनका क्रिकेट में क्या योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को जितना दिया। मधु जी, आप लोग के पास एक है तो उनके पास 5 है, इस बात को आप समझ रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार आप लोगों ने लगा दिया है मैदान में चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद परिवारवाद के मुद्दे पर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। आप कैसे कह भी सकते हैं उनको? उनका तो परिवार ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे आप परिवारवाद के लिए? मुद्दा समझ रहे हैं आप? आपने तो अपना पूरा परिवार झोंक रखा है चुनाव में। जिसका परिवार रहेगा वही झोंकेगा ना। एक और मैं बात बोलना चाह रही हूँ, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता ने बनाई। पिछले विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो कोई उनका परिवार का वोट से नहीं है।
बिहार की जनता ने उन्हें वोट किया, बिहार की जनता ने बिहार की जनता पार्टी को वोट करती है, और बार बार जिस तरीके से आप लोग चेहरा रिपीट करते हैं, ये बड़े ही शातिराना तरीका होता है। कि आपको लगता है कि कोई और ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं होता क्या आरजेडी में, या सिर्फ यही 3-4 चेहरे बचे हुए हैं? आप देखिएगा कि बिहार में कितने जो लोग, नए लोग, जैसे रितु जायसवाल जो नई एक कार्यकर्ता जो बिहार में हमारे यहाँ की थी, उनको वोट टिकट दिया गया, और कितने कार्यकर्ता को दिया गया, कितने लोग जो नए लोग आए, महिलाओं को टिकट दिया गया। चलिए ठीक है, 2-3 सीटों पर कैंडिडेट का पर्चा बांटकर आप भी अपनी पीठ थपथपा लीजिए, ठीक है। चलिए राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, राजनीति में आप लोग भी दूध के धुले नहीं हैं, इसका आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि बिहार में आप लोग की भी सरकार रही है, कई बार रही है, लेकिन कितना विकास हुआ है? बिहार ने आईपीएस दिए हैं, आईएएस दिए हैं, बावजूद इसके बिहार में ऐसा क्यों होता है कि जो युवा हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बिहार जब आप जाएंगे, विजिट के लिए भी जाएंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि व्यवस्थाएं क्या है। बिहार कौन विजिट में है मैडम? बिहार में जितना विकास हुआ उतना विकास इसके पहले हुआ था क्या? 2005 के बाद में आप देख लीजिए। बिहार में आप महिला की बात कर रही हैं, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पुलिसकर्मी देने वाला है, 5 में अगर 3 अगर महिला है। बिहार में अगर जो मैट्रिक से लेके इंटर ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 है। बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं को आरक्षण मिलता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो आपको पढ़ाई में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर जगह मिलता है। पोशाक मिलता है, आपका रोड अच्छा है, बिजली सबसे ज्यादा देने वाला, अन्य प्रदेशों में देने वाला है, कानून व्यवस्था आपको अच्छा है। बिहार में क्या नहीं है? जहाँ तक रोजगार की बात है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है। और ये बात अगर जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं रोजगार के, मैडम हम तो मंजरी जी हैं, तेजस्वी यादव जी 6 मंत्रालय के मंत्री थे, उसमें से एक मंत्री अगर जो मंत्रालय से अपने 6 मंत्रालय से एक भी नौकरी अगर 17 महीना में दिए हो तो वो बता दें कि एक भी दिए हो। और जिस विभाग के वो बात करते हैं उस विभाग का मंत्री इनके यहाँ कार्यालय नहीं आता था। ये स्थिति, ये झूठ का पुलिंदा ये लोग करते हैं, लोग सच्चाई इन लोगों के पास कहीं कुछ नहीं है। हकीकत है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को संवारा है, सजाया, और जिस तरह से महिलाओं से लेकर के सबको अधिकार दिया है, और काम विकास पर हुए, कभी वो बोलने में विश्वास नहीं करते, काम में विश्वास करते हैं, यही बात है। और ये इलेक्ट्रिकल बंड का कार्य, अरे इन लोग का तो जो है 17-19 का इनका देख लीजिए, ये मात्र 17 महीना में रही है सरकार में, और उसके जिस समय आए थे इनके पास 3.5 करोड़ रुपया था, और जिस समय बंद हुआ है उस समय 93 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में हुआ है, राजद के अकाउंट में। कहां से आया? बालू माफिया दिया, शिक्षा माफिया दिया, ये शराब माफिया दिया, ये टोटल राजद की संस्कृति है। पूरा बिहार में कहीं चुनाव हुआ, कहीं मर्डर नहीं हुआ, लेकिन देखिए छपरा में हुआ, क्योंकि वहां रोहिणी जी जाकर के बूथ छापने की कोशिश कर रही थी, वहां के लोग विरोध किया, उसके चलते हुआ ये सब। तो ये संस्कृति ये लोग फिर जंगल राज को लाना चाह रहा है, और ये जंगल राज नीतीश कुमार जी और भाजपा और एनडीए के साथ रहते हुए ये संभव नहीं है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, किस लिए बौखलाहट है आखिर वो सब सामने आ जाएगा। और फिलहाल लगातार बिहार की 8 सीटें और लगातार देश की अगर बात की जाए तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। ये आखिरी चरण है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।